YouTube से जुड़ने वाले सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। भाइयों, जब भी हम एक विषय का अध्ययन करते हैं तब शुरुआत में हमें आवश्यकता होती है कि हमें उस विषय का जो बेसिक स्तर की जानकारी है वह ज्ञान हो। उस विषय का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी हमें बेसिक जानकारी प्राप्त हो। और आज मैं इसी वीडियो के साथ उसी बेसिक जानकारी को लेकर आया हूं, जिसमें हम भारत के संपूर्ण इतिहास की बेसिक जानकारी को बड़े सरल भाषा में समझेंगे। इसमें हम इतिहास के क्रम को समझेंगे, किस काल में क्या हुआ, कौन सा काल कितने खंडों में विभाजित है, इस प्रकार की हम समान जानकारी प्राप्त करेंगे। और मेरा दावा है कि यदि आप इस बेसिक क्लास को लेते हैं, इस बेसिक जानकारी को देखते हैं और उसके माध्यम से फिर आप अपने नोट्स तैयार करते हैं, तो मेरा मानना है कि आप एक बेहतर तैयारी किसी भी विषय की कर सकते हैं। और तो आज हमारा आज का विषय है इतिहास का क्रम। इतिहास का क्रम। तो इतिहास को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आग ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, बस कुछ अवशेषों, कुछ साक्ष्यों के माध्यम से उसके विषय में कुछ जानकारियां जुटाई गई, मतलब लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती। आगे ऐतिहासिक काल अब जानकारियां मिलना प्रारंभ हो गई थी। और ऐतिहासिक काल जिसके विषय में फिर बहुत से ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हैं, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं, बहुत सी यात्रा वृत्तांत हैं, जिनके माध्यम से हम ऐतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इन बहुत से विद्वानों ने इनका समय विभाजन भी किया है कि कब से कब तक कौन सा काल रहा। तो उन विद्वानों के मत में जो है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका जो समय सीमा है वह अज्ञात काल से 4000 ईसा पूर्व तक रही। कब तक रही? अज्ञात काल से 4000 ईसा पूर्व तक। आगे ऐतिहासिक काल जिसकी जो समय सीमा है, जो अनुमान लगाया जाता है, वह है 4000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और जो ऐतिहासिक काल है जिसकी समय जानकारी जो है समय सीमा है वह 600 ईसा पूर्व से आज तक मानी जाती है। अब जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसे भी हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, या उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब यदि हम इन 3 कालों का समय में विभाजन करते हैं तो हम पूरा पाषाण काल जो अज्ञात काल से अब तक माना जाता है 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो प्रमुख रूप से 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल है जो 4000 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व तक। पूरा पाषाण काल मानव का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे विनाश खाता था,
फिर उसने आग की खोज की, फिर वह मांस पकाकर खाने लगा, कुत्ते को पालने लगा, फिर धीरे धीरे उसने बस्तियां स्थापित की, धर्म की स्थापना की। हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो क्या है प्रागैतिहासिक काल, इसकी जो समय सीमा रही है वो क्या अज्ञात काल से 4000 ईसा पूर्व तक रही है। प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। अब बात आती है, इसे आपने नोट कर लिया है, 3 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। अब आती है आग ऐतिहासिक काल। तो आग ऐतिहासिक काल को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। कितने भागों में बांटकर? 2 भागों में बांटकर। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है उसका जो समय है वह माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, और जो वैदिक सभ्यता है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थ है कि एक नदी है सिंधु नदी, उसके आसपास बहुत से नगर लोग बसे, उन्होंने नगर की स्थापना किया। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके पास में बहुत से नगरों की क्या की गई? स्थापना की गई। अब नगर तो उस कारण से क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता या जीवन शैली, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसकी खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक शहर में की गई, तो इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया कि ये हड़प्पा सभ्यता भी कहला सकती है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में प्रमुख रूप से 4 वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में प्रमुख रूप से वहां के सामाजिक जीवन को, आर्थिक जीवन को दर्शाया गया है कि वहां वो जीवन था वो कैसा था, वह उस काल का जीवन कैसा था। तो वैदिक सभ्यता को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल या समय भी काल का दूसरा नाम समय है, और नववैदिक काल, नववैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से ऋग्वेद की रचना की गई, और नववैदिक काल में किसकी रचना की गई? अन्य वेदों की रचना की गई। तो आग ऐतिहासिक काल 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा। इसको प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी जीवन शैली जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई और फिर खत्म हुई। वैदिक सभ्यता जिसमें प्रमुख रूप से वेदों की रचना की गई। और जब मैं मतलब जो बेस क्लियर हो जाएगा इतिहास का इस वीडियो में, इसके बाद में जो वीडियो मैं शुरू करूंगा उसमें इसमें की से संबंधित संपूर्ण प्रकार की जानकारियां आपको दी जाएंगी। अभी आपको केवल यह बताया जा रहा है कि इतिहास का क्रम क्या है, इतिहास की रूपरेखा क्या है, ताकि हमारे पास अध्ययन के लिए एक सामग्री हो। और जब हमारे पास अध्ययन के लिए एक निश्चित जो है सामग्री होगी तब हम बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए निश्चित सामग्री का होना जरूरी है अच्छे अध्ययन के लिए। तो आगे ऐतिहासिक काल में हमारा हो गया है। क्षमा कीजिए 2500 ईसा पूर्व है, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आग ऐतिहासिक काल रहा है। और जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो अज्ञात काल से कहां तक रहा है? 2500
2500 ईसा पूर्व तक रहा है। बाकी सब ठीक है, केवल ये 2 चेंजेस हुए हैं केवल। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक काल को। तो ऐतिहासिक काल को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास या प्राचीन इतिहास। भारत लगाना, चूंकि आप पुस्तक में भी लगा सकते हैं भारत। क्या है कि ऐसा नहीं है कि भारत अकेला देश था, संपूर्ण विश्व था। तो प्राचीन इतिहास में कंफ्यूजन होती है कि भाई बात कहाँ की हो रही है, तो हम बात भारत की कर रहे हैं। और यहाँ भी हम देखेंगे कि मध्यकाल का इतिहास, भारत का मध्यकाल इतिहास, ये भी भारत की बात चल रही है। और ये आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब यदि हम इसकी समय सीमा का निर्धारण करते हैं, तो जो प्राचीन इतिहास है उसकी जो समय सीमा मानी गई है वो 600 ईसा पूर्व से कब तक मानी गई है? 712 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो समय सीमा है वह 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मानी गई है। आधुनिक भारत की जो समय सीमा है वह 1707 ईस्वी से आज तक मानी गई। यानी प्राचीन इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो समय सीमा, समय का विभाजन क्यों किया जाता है कि भाई मान के चलिए इतने से इतने समय तक क्या रहा? प्राचीन इतिहास रहा, फिर बीच का काल रहा, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास रहा। जैसे मान के चलिए मैंने एक लाइन खींची, तो ये पूरी लाइन हो गई। अब मान के चलिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और एक यहाँ से कट कर देता हूँ, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे हम क्या कहेंगे? बीच वाला, इससे पहले वाला और इससे तीसरे वाला। इसी प्रकार अभी तक जो भारत की इतिहास रहा है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। आज जो हम चीजें देख रहे हैं या कुछ वर्षों तक हमने देखी, फिर बीच में भी कुछ घटनाएं हुई और उससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई, तो हम ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। अब हम प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में, फिर आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हो गया ये नोट। अब हम देखेंगे प्रमुख रूप से किसको? इसे भी मिटा दीजिए। अब हम देखेंगे प्राचीन इतिहास को। क्या देखेंगे? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का समय सीमा क्या रही है? 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। अब हम देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में मतलब मान के चलिए 6 दूनी 12 और 1 13, लगभग 1300 वर्ष के कालखंड में किस प्रकार की घटनाएं हुई। तो जब हम प्राचीन इतिहास को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जैन धर्म की स्थापना के, जैन धर्म में या महावीर और जैन धर्म के विषय में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में उन्होंने कुछ नियम दिए या उन्होंने परम ज्ञान को किस प्रकार, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे 2 धर्म, हिंदू धर्म में जो प्रमुख रूप से 2 वैष्णव धर्म जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उसके विषय में हम जानेंगे, और शैव धर्म जो प्रमुख रूप से शंकर के अनुयायी होते हैं। तो हम किसके विषय में पढ़ेंगे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। प्रमुख धर्मों के रूप में प्रमुख धर्मों की हम जानकारी किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। या ये धर्म किसके अंतर्गत आते हैं? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। अब धर्मों के बाद हम जो चीज पढ़ेंगे आपने नोट कर ली होगी।
अब हम कुछ वंशों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखिए धर्मों की स्थापना हो गई है, तो अब लोग अपने वंश, अब लोग शासन करना चाहते हैं, तो हम इसमें पढ़ेंगे धर्मों के बाद महाजनपद। महाजनपद इसके बाद जो वंश की प्रक्रिया शुरू होती है कि अब देश में लड़ाइयाँ होंगी, लोग राज्य करेंगे, राज्यों को छुड़ाएंगे, एक दो सेनाएं आपस में युद्ध करेंगे एक राज्य के लिए, तो हम उनके विषय में जानेंगे। क्या जानेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हर्यक व शिशुनाग वंश, फिर हम देखेंगे मौर्य वंश, फिर हम क्या देखेंगे किसके विषय में पढ़ेंगे या प्राचीन इतिहास के, भारत के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कौन सा वंश आता है? शुंग वंश, इसकी जानकारी मिलती है, शुंग वंश। शुंग वंश इसके बाद हम पढ़ेंगे कुषाण वंश, फिर हम देखेंगे गुप्त वंश, इन वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य वंश किस प्रकार स्थापना की गई, किस प्रकार की उसकी नीतियां रही, कौन कौन से उसने युद्ध लड़े। और जब हम इस विषय पर आएंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, जब हम वंशों का अध्ययन करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हम प्राचीन इतिहास में जब हम राज्यों का अध्ययन करते हैं, किसी वंश का अध्ययन करते हैं, किसी परंपरा का अध्ययन करते हैं, तो हम वह अध्ययन किस प्रकार करेंगे परीक्षा के लिए उपयोगी। क्या है, कई बार हम बहुत जानकारी जुटा लेते हैं, फिर भी हमें पता नहीं होता है कि उसकी बात जानकारी क्या है। और आज के समय में जो परीक्षा ली जाती है, वहां पर कुछ ऐसे प्रश्न तैयार किए जाते हैं जो मान के चलिए कि मौर्य वंश की स्थापना क्यों की गई, या मौर्य वंश की आर्थिक जो स्थिति उस पर प्रकाश डाली, तो हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, क्योंकि हमें उतनी ही जानकारी चाहिए जितनी हमें आवश्यक है, हमें अनावश्यक जानकारी नहीं चाहिए। मान के चलिए अब अनावश्यक जानकारी कि मौर्य वंश में एक व्यक्ति हुआ, मौर्य वंश में एक व्यक्ति हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी मौसी का नाम क्या है? भाई हमें क्या करना है मौसी, हमें केवल उस वंश की कुछ नीतियों को, युद्धों को, इनको जानना है जो ऐतिहासिक कालखंड में अपनी विशिष्टताएं रखते हैं। तो हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इन चीजों का भी अध्ययन करेंगे। अब इनके अध्ययन के बाद हम जो महत्वपूर्ण वंशों की जानकारी लेंगे, उसमें उत्तर भारत के राजवंश, अब मान के चलिए ये देश है, मान के चलिए है देश अच्छा नहीं बना है थोड़ा, अब मान के चलिए इसका कौन सा क्षेत्र हो गया? उत्तरी। ये कौन सा हो गया? दक्षिणी। जो मध्य का क्षेत्र था उसे पहले दक्कन का क्षेत्र भी कहा जाता था। किसका क्षेत्र कहा जाता? दक्कन का क्षेत्र। तो हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम कौन से तीन राजवंश पढ़ेंगे? उत्तर भारत के राजवंश, जिनमें प्रमुख रूप से पाल, प्रतिहार, सेन व राजपूत वंश आते हैं। ये उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश थे। इसके बाद जो ये आपने नोट कर लिया है, इसके बाद दक्कन क्षेत्र के, मध्य क्षेत्र के जो वंशज थे, दक्कन क्षेत्र के राजवंश, उसमें दो प्रमुख रूप से आते हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो राष्ट्रकूट हैं और दूसरे चालुक्य हैं। इनके विषय में भी है, किसके अंतर्गत आते हैं? प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा
अब आते हैं बात दक्षिण भारत के राजवंश। इनमें प्रमुख रूप से चेर, चोल, पांडव और पल्लव। अब पांडवों को पांडव मत समझ लेना, वो अलग व्यवस्था थी। नहीं आप समझे कि वो पांडव जो अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, वो वाले पांडव नहीं है। एक अलग प्रकार का वंश था। जब हम इसे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि पांडव वंश कौन था, उसके कौन कौन से शासक रहे। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत राजवंश के अंतर्गत चेर, चोल, पांडव और पल्लव। ये हो गया है बस 1300 वर्ष के इतिहास में, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम इन टॉपिकों को पढ़ेंगे। अब बात आती है, किसकी बात आती है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो हमने देखा था कि हमने ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बात किया था, 3 में, जिसमें से दूसरा कौन सा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसकी जो समय सीमा है वह 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रही। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम प्रमुख रूप से देखेंगे कि भाई महमूद अरबी, गजनी व गौरी के आक्रमण, जो उन्होंने भारत पर आक्रमण हुए उनका मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे, या मध्यकालीन भारत के अंतर्गत वो आते हैं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, या कितना विशाल था वह स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद जो आता है वो हम पढ़ेंगे भक्ति व सूफी आंदोलन, जिसमें हम प्रमुख भक्ति रूपी लोगों को जानेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, अरबी, गजनवी व गौरी के आक्रमण मध्यकालीन भारत के अंतर्गत रखा जाता है। दिल्ली सल्तनत है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है, भक्ति व सूफी आंदोलन, ये सब हो गया। इसके अलावा मध्य भारत के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। अब भक्ति आंदोलन के बाद हम जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वह क्या है, मुगल काल। अब मुगलों का यहाँ पर मुसलमानों का आता है, वह भारत में क्या राज करते हैं, उनके द्वारा क्या क्या किया जाता है, क्या नीतियां हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे। या मैंने किसके अंतर्गत रखा जाता है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। अब मुगलों से संघर्ष के लिए किसका उदय होता है, मराठा शक्ति का उदय होता है, इन चीजों को जो मैंने पहले बताए, और इन चीजों को हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं, किसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, मध्यकालीन भारत भी पूर्ण हो गए। अब हमारा क्या आता है, आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे क्या है, 1707 ईस्वी से आज तक। अब आधुनिक भारत का इतिहास जो 1707 ईस्वी से आज तक है। अब देखिए कई जब बहुत सी इतिहास की जो किताबें होती हैं, बहुत से लोग हैं वो कई बार सन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि ठीक है ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी तो किसी को होती नहीं है। उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इससे हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो आप
नीचे थोड़ा बहुत चलता है। तो देखेंगे आधुनिक भारत में हम क्या देखेंगे, यूरोपियों का आगमन, या ऐसे आधुनिक भारत के अंतर्गत रखा जाता है। आगमन किस प्रकार हुआ है, उन्होंने अपनी पहली कुटी कहाँ स्थापित की, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना व्यापार बनाया, अब वो थोड़े थोड़े नियम लेकर भी भारत में आ गए। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा किया गया था। आए तो वो व्यापार के लिए थे, ब्रिटिश का राज। अब ब्रिटिश का राज में हम उसका व्यापार भी देखेंगे और शासन भी देखेंगे। अब ब्रिटिश सरकार जो इतने मतलब मान के चले, उन्हें पूरी व्यवस्था जमा ली, अब वह अपने हिसाब से काम करने लगे। तो उसी समय क्या है, भारतीय पुनर्जागरण का काल। अब लोग जाग गए, वो कह रहे भैया तुम क्या कर रहे हो, मतलब उन्होंने कहा होगा कि अब जाओ, तुम इतने अत्याचार कर रहे हो,